हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो लगभग 2 घंटे कुछ 12 मिनट की थी, सेकंड क्लास भी 1.5 घंटे की थी। बाकी दोनों क्लास जो हैं वो फिर 45 मिनट ऐसा कुछ है। मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो ओवरऑल लगभग मैं आपको अभी तक 5 घंटे तो पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, 5 आवर्स से ज़्यादा ही हमने ये टॉपिक तो पढ़ ही लिया, 5-6 घंटे करीब हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन और इसमें रह गए थे, मैंने बोला था 100 क्वेश्चन हम करेंगे, तो लास्ट हमने शायद 81 क्वेश्चन कर लिया था। तो बाकी कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस सेशन में, और उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। 82 क्वेश्चन से हमें करना है। ये रहा 82। आप लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा, आप लोगों से बोला था कि एक बार आप ट्राई करिएगा, PDF आप लोगों के पास है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे बोला था कि आप ट्राई करेंगे, तो ट्राई किया होगा आपने। क्या अ पर्सन डिवाइड ए सम ऑफ ₹17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6%, 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got the same interest on each part of money. What is the money invested at 9%? तो देखो सेम वही है, हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं कि 17,200 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित करना है, 5%, 6%, 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, और उसे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपने बोला कि सर यदि हमने मान लिया कि एक पार्ट X है, एक पार्ट Y है, एक पार्ट Z है, और यहाँ पे ब्याज समान प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट समान है या अमाउंट समान है। ठीक है, कल जैसे एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी कि वो हमने अमाउंट इंटरेस्ट ले लिया था, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको इक्वल है क्या। तो यहाँ पे यदि देखें तो इंटरेस्ट समान है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम भी इक्वल है। यहाँ पर देखो तो तीनों भागों में विभाजित किया है और साधारण ब्याज पर निवेश किया 2 वर्ष के अंत में। सभी पर टाइम कितना है? 2 वर्ष का है। मतलब यदि मैं जब इक्वल रखूंगा तो मैं 5% इंटू क्या करूंगा? 2, तो तभी तो मुझे मिलेगा ना, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 2 इंटू 5%, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 2 इंटू 6%, और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 2 इंटू 9%। अब जब आप इनको बराबर में रखोगे तो आप देख रहे हैं कि ये 2 सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें पहले ही समझ आ जाना चाहिए ना, लिखने के पहले ही, कि ये भाई कैंसिल होना तो क्यों लिखेंगे। लिखने के बाद यदि समझ आया तो क्या ही मतलब है। लिखने के बाद तो सबको दिख जाएगा कि 2 to 2 लिखा है तो कैंसिल हो रहा है। तो पहले ही हमें दिखना चाहिए था कि टाइम कॉमन है। तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन पढ़ाए हैं रेशियो पे, तो यदि कोई रेशियो जब लिख रहे हैं, कोई कॉमन चीज़ है, तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि पहले पार्ट का 5%, सेकेंड पार्ट का 6% और थर्ड पार्ट का 9%। ये जो है ये क्या है? इक्वल है, ये इंटरेस्ट है, ये इक्वल है। अब इनका एलसीएम लेके और एलसीएम इक्वल में ले लोगे तो 9 और 6 का एलसीएम तो सिंपल सा हो जाएगा। कितना आ रहा होगा? 18। ठीक है, 18 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करना है तो एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। एलसीएम 90 होगा। अब डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आएगी। 18 पंचे 90। 6 से डिवाइड करोगे 15 छक्का 90, और 9 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो ये आपके पास रेशियो आ गया तीनों ही हिस्सों का। अब आपसे पूछा कि जो आपने 9% दर पे जो पैसा लगाया, 9% दर पे जो लगाया है, वो आपको बताना है। 9% दर पे मतलब आपको ये जेड वाली पार्ट की वैल्यू निकालनी है। जेड वाले पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब वो 10 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 10 का मल्टीपल होगा। तो अब 10 के तो सारे ही मल्टीपल है, तो ऑप्शन से तो हो नहीं रहा। ठीक है, और आपके पास टोटल कितना था? 17,200। 17,200 में इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे? 10 से करोगे, और डिवाइड किससे कर रहे होंगे? 18, 15 और 10 के टोटल से। तो 18, 15 और इसको जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा? 43। 43 से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 से दिख रहा है कि ये कितने बार डिवाइड हो रहा है? 4 बार। ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो ये 4 बार डिवाइड हो जा रहा है। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपसे वैसे क्वेश्चन हो भी गया था क्योंकि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम पढ़ते तो होंगे। आपसे यदि बोला कि क्वेश्चन करो तो आप एक बार कोशिश तो करते ही होंगे ना, केवल छाप तो नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कहते हैं अ बैंकर लेंड्स ₹4,000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू कस्टमर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज X%, फॉर द सेकेंड ईयर इज X+3%, फॉर द थर्ड ईयर इज X+6%, एंड सो ऑन। एंड द एट of 6th year customer pay ₹7,480 to banker and clear his debt. Find the value of X. ये आपसे पूछा है कि X की वैल्यू आपको बतानी है। एक बैंकर ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपये उधार देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर X%, दूसरे वर्ष के लिए X+3 है, तीसरे वर्ष के लिए X+6। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और टोटल क्वेश्चन कह रहा है कि
छठे वर्ष के अंत में, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 6 बार जुड़ेगा तो 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और पहले 3%, फिर 6%, फिर 9%, इस तरीके से आ रहा ना। वैल्यू को मन में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो रेट है वो क्या है? x% है, फिर x प्लस 3 है, फिर x प्लस क्या है? 6 है, तो फिर x प्लस क्या होगी? 9 होगी, फिर x प्लस क्या होगी? 12 होगी, फिर x प्लस क्या होगी? 15 होगी। यही होगी या नहीं होगी? तो टोटल यदि 6 साल में देखें तो 6 साल में ये आपका हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल 6x हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 9 9 18, और 18 और 27 आपको ऐड करना है। ठीक है, 18 और 27 आपको ऐड करना है। तो 18 और 27 आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जा रहा होगा? टोटल आपके पास 45, मतलब 6x प्लस 45% बनेगा। होपफुली ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 6x प्लस 45%। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी वैल्यू है, उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आंसर आएगा। ये आपका 6x प्लस 45% क्या बना? अभी इंटरेस्ट बना, आंसर नहीं आया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन में लिखा था। अब आपको कह रहा है कि इस तरह छठे वर्ष के अंत में उसने टोटल कितना लौटाया? 7,480 रुपये। तो मुझे बताइए 7,480 रुपीज़ जो है, 7,480 रुपीज़ क्या है? उसने जो अमाउंट लौटाया, मिश्र धन है। तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट तो पता कर सकता हूँ ना। मैं 4,000 को इसमें से माइनस करूँगा तो मेरा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3,480। इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,480 रुपये। मतलब मुझे टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 3,480 रुपये मिला है। टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है? 3,480 रुपये मिला है। अब इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 4,000, और इंटरेस्ट टोटल इतना परसेंट है, मतलब 4,000 का इतना परसेंट निकालोगे तो वो 3,480 आएगा। 4,000 का इतना परसेंट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4,000 से, और परसेंट मतलब डिवाइड बाय क्या करूँगा? 100। तो ये किसके बराबर होगा? 3,480 के। तो देखिए कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 32, 4 7 28, 87 में से 45 माइनस करोगे, 87 माइनस 45 कर रहे होंगे, तो 80 में से 40 जाएगा, 40 और 42 बचेगा 6x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आएगी, और आपसे x की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है, हमने क्या किया? हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि पहले x% है, फिर x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9 है, x प्लस 12 है, x प्लस 15 है। तो टोटल सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इंटरेस्ट बना कितना। तो इंटरेस्ट जो होगा वो 6x प्लस 45% होगा, 6x प्लस 45%, और ये प्रिंसिपल पे निकलेगा और इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब आप बोलो 3,480 कैसे आ गई? तो ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या बचेगा? मूलधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज बचेगा ना, वो मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्ट some money in two bank in the ratio of 11:9. The rate of simple interest on first investment is 19%, but overall annual interest on total investment is this. If simple interest received in second investment is this, then find his total investment. देखो आपको पता है कि हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों प्रिंसिपल के रेशियो दिए हुए हैं, दोनों मूलधन के अनुपात दिए हुए हैं कि कितने हैं? 11:9 है। हमने आपको पढ़ाया है कि यदि मैं दर पे एलिगेशन लगाऊं, रेट पे एलिगेशन लगाऊं तो प्रिंसिपल का रेशियो आता है। आपको पता है कि पहला वाला जो हिस्सा है उस पे रेट कितनी है? 19% है। पहले वाले पे रेट कितनी है? 19% है। दूसरे वाले पे रेट पता नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एनुअल रेट जो है वो कितनी है? 23.5% है। ओवरऑल एनुअल रेट क्या है? 23.5% है। और आपको यहाँ दिख रहा है कि रेशियो जो दिया था कितना दिया था? 11:9 रेशियो दिया हुआ है, 11:9 ये रेशियो आपको दिया था। एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 23 में से 19 माइनस कर रहे होंगे, 4.5 आएगा। तो देखो 9 की वैल्यू 4.5 है। अब देखो कैलकुलेशन तो आप समझ ही गए होंगे, रेशियो में यूनिटरी मेथड कितना आपको समझाया है। 9 की वैल्यू 4.5 है तो 5 गुना है,
तो कितना है 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना करोगे तो इसका 5 गुना कितना आएगा 55, और पॉइंट लगाना होगा, कितना आ रहा होगा 55 लिखा है, हाँ ठीक है। इसका 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 55, और पॉइंट लगाना होगा तो 5.5 आ गया। अब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो 23 + 5.5, तो 23 और 5 28, और ये तो ये कितना आएगा आपका 29% आ रहा होगा, ये 29% आ रहा होगा। होपफुली समझ पाए हैं। अब आपको बोला गया है कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है, टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, और आपको दिया गया कि दूसरे निवेश में प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे निवेश में प्राप्त साधारण ब्याज 1305 रुपए है। तो आपको पता चल गया कि दूसरे निवेश में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 13% है, और यहां से पता चल गया कि कितना परसेंट मिल रहा है 29%। यहां से हमें पता है कि टोटल हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है 29% मिल रहा है, मतलब ये जो 1305 है ये 29% की वैल्यू है। और यहां से यदि मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे सेकंड इन्वेस्टमेंट मिलेगा। बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे से कैलकुलेशन को बार बार नहीं करना, पूरा एक स्टेप लिखना है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ये सेकंड इन्वेस्टमेंट पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड पे हमारे पास रेट आ गई 23%। 23% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1305 है, और हमने यहाँ से 100% निकालेंगे तो हमें टोटल सेकंड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन सेकंड इन्वेस्टमेंट तो नहीं पूछा है, पूछा हमसे क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो अब आपको पता है कि रेशियो जो है, रेशियो कितना है 11:9, रेशियो कितना है 11:9। 11:9 का मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट मेरा 9 यूनिट है, और ये जो है ये 9 यूनिट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है 9 यूनिट की, और मुझे टोटल निकालना है। तो मुझे पता है कि जिसकी वैल्यू मुझे गिवन होती मैं उससे डिवाइड करता हूं, तो मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा। जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है उससे मैं भाग करता हूं, तो मैं इसे 9 से भाग करूंगा। और टोटल निकालना है तो इसको 20 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल निकालना है तो 20 से क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये फाइनली आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा आपका आंसर। अब आपको डिवाइड करना है, अब आपको डिवाइड करना है यूनिट डिजिट। मैंने बोला कि यदि यूनिट पे 5 है तो यूनिट डिजिट सोचने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट नहीं सोच रहे होंगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं वैसे। और 29 वैसे प्राइम नंबर है तो 29 से डिवाइड सीधा सीधा होना चाहिए, और 29 से आप डिवाइड कर लो। 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू आ रही है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो है नहीं। तो डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 से डिवाइड कर रहे होंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 4, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ठीक है 45 आ गया। 29 से डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड होगा 5 बार। 5 दूनी 10 और 3 0, तो कितना आ रहा होगा 10,000 आपका आंसर बनेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10,000 होगा। यही आपसे पूछा था। होपफुली समझ पाए होंगे, कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िएगा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से और बताइएगा क्या आंसर होगा। अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम इन 2 पार्ट्स। देखो पहली लाइन पढ़ते ही आपको चीजें माइंड में रख के चलनी कि व्यक्ति ने 2 समान राशियां, इक्वल सम उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 2 इक्वल सम, तो पहला ही हमें समझ आ गया कि दोनों प्रिंसिपल जो वैल्यू हैं, दोनों मूलधन जो वैल्यू है वो समान होने वाली है। 2 इक्वल सम इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 12 and 11% पर एनम, ठीक है। If the former is recovered 3 months earlier than the later and he received equal amount of rupees this each from both the part, find the principal। कह रहा है कि यदि पहले वाले को बाद वाले की तुलना में 3 महीने पहले वसूल किया जाता है और उसे दोनों भागों में से प्रत्येक पे इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है तो निवेश जाती है। अब देखो मेरी बात को यहाँ समझना, मैंने आपको रेशियो पहले भी समझाया है, मैं आपको एक छोटा सा बात और समझाना चाह रहा हूँ। देखो आप ये तो समझते ही हैं कि यदि मेरा कोई 2 जगह प्रिंसिपल इक्वल है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहां लिखा है कि 2 इक्वल सम, दोनों जगह आपके मूलधन क्या है बराबर हैं, और दोनों जगह से प्रत्येक में से इतने रुपए की समान राशि प्राप्त होती है, मतलब दोनों जगह अमाउंट भी बराबर है। तो प्रिंसिपल भी इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है। तो इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत है क्या, यदि प्रिंसिपल इक्वल है अमाउंट इक्वल है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। भैया एक ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आपका मूलधन है 100 रुपए,
आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया, मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किया, आपको 200 रुपये रिटर्न मिला, मुझे 200 रुपये रिटर्न मिला, दोनों की मूलधन और मिश्रधन बराबर है तो समान ब्याज ही तो मिलेगा। तो ये तो कन्फर्म है यहाँ से कि यदि ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों जगह से क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह से क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब रेट और टाइम अलग अलग है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है P R1 T1 अपॉन 100, यहां से होगा P R2 T2 अपॉन 100। ठीक है, ये दोनों आप बराबर रखोगे, तो इसको जब मैं बराबर रखूंगा और आप दोनों तरफ यदि देखोगे तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये P भी क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये तो बराबर है। तो यहां से मैं यदि देखूं तो मुझे R1 अपॉन R2 इक्वल T2 अपॉन T1 मिलेगा। R1 अपॉन R2 इक्वल क्या मिलेगा, T2 अपॉन T1। तो मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, सिंपल मतलब रेशियो का पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। वो वैसे भी आप सोच के भी कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखो यदि आपका कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लिखना है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर थे, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लिखना है तो मैंने बोला था प्रिंसिपल रेट और टाइम के रेशियो के बराबर हो जाएगा। वो पहले हमने बहुत सारे रेशियो पे क्वेश्चन किए। यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि रेट के रेशियो का जस्ट इनवर्स टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ यदि ध्यान से देखें, अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल समान है, मूलधन है समान, मिश्रधन समान है, अमाउंट इक्वल है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। तो यदि मैं रेट का रेशियो देखूं तो रेट का रेशियो मेरा कितना होगा, 12:11। तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होगा। देखो मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूं कि भाई R1 अपॉन RT इक्वल है T2 अपॉन T1 के, मतलब समय का रेशियो जस्ट उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 11:12। टाइम का रेशियो 11:12 होगा। अब आप ध्यान से समझो कि सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि पहले वाले को बाद वाले की तुलना में 3 महीने पहले वसूल किया जाता है, मतलब दोनों के समय में 3 महीने का अंतर है। क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ से पढ़ोगे, इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 3 मंथ अर्लियर देन द लेटर, पहले वाले को बाद वाले से 3 महीने पहले रिकवर किया जाता है। मतलब ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 मंथ है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36 मंथ। 36 महीने का मतलब 3 साल डायरेक्टली लिख दें क्या, 36 मंथ होगा, 36 मंथ का मतलब 3 साल। क्या होगा, 3 साल। मतलब जो आपने 11% से लगाया ना, 11% से जो आपने पैसा लगाया है वो 3 साल के लिए लगाया है। तो 11% से 3 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 33%, 33%। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो अमाउंट कितना होगा, 133%। और ये अमाउंट की वैल्यू दी है, मतलब ये 133% की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 15,960। और आपको किसकी वैल्यू पूछी है, आपको पूछी है उसने कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, मतलब 100% निकालना है। आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी जा रही हैं तो आपको 100% निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा नंबर, चलो खैर वैसे कोई परेशानी नहीं थी। ये 36 मंथ लिखा था, ठीक है, 36 मंथ का मतलब 3 साल हो गए। 11% से 3 साल में कितना बनेगा, 133% बनेगा। तो 133% की ये वैल्यू दी हुई है, 100% निकालना है। तो पहले तो अच्छे से सोच लो कि सर ये समझ आया है क्या, ये समझ आया। अब आपको केवल डिवाइड ही करना है 133 से। तो 133 से आपको दिख रहा है कि यूनिट 2 आनी चाहिए। ठीक है, 133 से दिख रहा है कि यूनिट क्या आनी चाहिए, 2। अब 133 से ये पहले तो एक बार डिवाइड होगा। ठीक है, 6 के लिए आप, इसलिए आप बोलो सर यूनिट डिजिट से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सभी जगह 2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। तो 133 से पहले एक बार डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 2, 266। और फिर ये कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार। तो ये 1% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू 12,000। 1% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू 12,000। समझ आया क्या, बताओ, समझ आया है पक्का।
अच्छे से सोचना, हाँ, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, तो भी इसलिए नहीं कि भाई जल्दी जल्दी हम पढ़ लें और आपको समझ ही ना आए, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं। देखो अभी हमने 85 क्वेश्चन करा दिए, और भी अभी क्वेश्चन करने हैं, अभी तो सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर दोनों को रिलेट करके उसको भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारा पढ़ना है। बस आप बहुत सारा पढ़ते रहो, आप चाह रहे हैं कि कम पढ़ो और नंबर पूरे मिल जाएं, ठीक है। समस्या पता है यही है, आप लोगों को लगता है कि बिना पढ़े ही नंबर मिल जाए। जहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को अब आप बनाएं, खुद से बनाएं, एक बार ट्राई करें, खुद से बनाएं, ट्राई करें। क्वेश्चन यहाँ पे भी वही कह रहा है, क्वेश्चन है मधुर, अच्छा ये अलग है थोड़ा सा, पहले ये कर लो, अच्छा पहले ये वाला करते हैं और फिर हम वो वाला करेंगे। कह रहा है 44,500 रुपये एक भाग को 6 महीने के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया था। शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। पहली राशि उधार देने के समय से 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात इतना है 18% की। अच्छा ये भी अलग ही है। एक और क्वेश्चन मैंने वैसा ऐड किया था यार, चलो अभी आएगा तो फिर कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वो आगे पीछे ऐड हो गया, ठीक है। चलो फिर सीक्वेंस में ही करते जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी वैसा आएगा, टाइम का डिफरेंस दिया होगा, और वैसे एक और क्वेश्चन आएगा अभी, तो हम वहाँ कर लेंगे। इसको देखते हैं। कह रहा था मधुर बोरोड a sum of rupees 7,800 from Nitin at the rate of 16% per annum for 4 years. He added some more money in it and lent it to Rohit at 19% per annum for 4 years. In this process, he earned a total profit of rupees 1,601. Find how much amount does he added. मथुर ने नितिन से 4 साल के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से 7800 रुपये उधार लिए। उसने इनमें से कुछ पैसे और पैसे जोड़े और इसे रोहित को 19% प्रति वर्ष की दर से 4 साल की उधार दिए। इस प्रक्रिया में उसे कुल इतने रुपए का लाभ हुआ, ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी राशि जोड़ी। देखो ऐसा होता है ना कि कोई एक कहीं से पैसा ले लेगा जिसका कहीं कोई व्यवहार होगा, कोई फ्रेंड होगा, उससे कम इंटरेस्ट पे और दूसरी जगह दे देगा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो वो बीच में वो पैसा कमा लेता है। लड़कों को पता होगा, ज़्यादातर लड़कियां खैर कम उधार लेती हैं, लड़कों तो पता होगा ही। और जो बाहर पढ़े हैं तो वैसे ही तो करते रहते हैं, ठीक है। जो बाहर पढ़े हैं, इंजीनियरिंग के यदि लड़के हैं तो यही सब तो करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें तो कहता है कि मधुर जो है वो मेरा दोस्त है, 7,800 रुपीज़ उसने किससे लिया है, नितिन से लिया है 16% की दर से। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए लिया है। कुछ पैसा उसने उसमें जोड़ा और उसको दे दिया उसने रोहित को 19% की दर से 4 साल के लिए रोहित को दे दिया, और उसको टोटल 1,601 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसको 1,601 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखो पहली बात तो ये कि उसने 4,000 रुपये उधार लिए, सॉरी 7,800 रुपये उधार लिया। हम केवल 7,800 पे बात करें। उसने कुछ पैसा जो जोड़ा है ना, अभी इसको लाइन को छोड़ जाओ, उसने जो पैसा जोड़ा है उसको छोड़ दो कि भाई उसने कितना पैसे जोड़े हैं, उसको अभी छोड़ दो। उसने 7,800 रुपये उधार लिया है, 7,800 पे उसे कितना इंटरेस्ट देना है, 16%। मतलब मधुर के नितिन को 16% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और रोहित से उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 19%। रोहित से उसे 19% इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई 19% मिलेगा और 16% देना पड़ेगा, तो बीच में 3% का फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 3% का फायदा होगा ना, बात समझ रहे हैं। वो 3% का फायदा हर साल होना है, तो 4 सालों में कितना फायदा होगा, 12% का। इस बात को समझ रहे हैं, अच्छे से सोच रहे एक बार कि भाई मधुर ने नितिन से जो लिया वो 16% से लिया, मतलब मधुर लेके आया नितिन से, तो मधुर नितिन को 16% देगा, लेकिन रोहित से 19% मिलेगा, तो बीच में 3% तो उसके पास हो गया। वो 4 साल तक, मतलब उसके पास टोटल 12% प्रॉफिट उसको होगा। 12% किस पे होगा, 7,800 पे। तो 7,800 का यदि मैं 12% निकालूंगा तो 78 इंटू 12 आएगा, 12 अट्ठे 96, 6 बचेगा 9, 12 सत्ते 84 और 9 कितना आ जाएगा, 93, ठीक है। 12 सत्ते 84, 840 और 12 अट्ठे 96, तो 840 और 96, तो कितना आएगा, 936। ये आप समझ पा रहे हैं, मतलब उसको टोटल 936 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आओ यहां पे, क्वेश्चन कह रहा है ही अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस, लेकिन उसे तो टोटल 1,601 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो भाई 936 रुपए का प्रॉफिट तो 7,800 पे हो गया, 936 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 7,800 पे हो गया, लेकिन उसे टोटल प्रॉफिट यदि 1,601 रुपए हुआ है
तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए है ना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने अपनी तरफ से भी कुछ पैसा जोड़ा था, और जो उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ा था उस पैसे पर उसको 19% ही मिलेगा। जो अपनी तरफ से उसने पैसा जोड़ा है उस पैसे का इंटरेस्ट तो सारा का सारा वही रखेगा। उस पैसे का इंटरेस्ट थोड़ी वो नितिन को देगा, वो तो नितिन को बस उसका इंटरेस्ट देगा जो नितिन से उधार लिया, तो 7800। जो उसने अपनी तरफ से जोड़ा है ना उस पे वो इंटरेस्ट तो खुद ही रखेगा, और उस पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 19%। 19% 4 साल का, मतलब समझ रहे हैं? तो उसको टोटल एक्स्ट्रा जो मिला है ना वो एक्स्ट्रा 19% 4 साल का मिला है, मतलब उसको टोटल 76% एक्स्ट्रा मिला है। और ये 76% किसका है? जो पैसा उसने अपनी तरफ से ऐड किया। बात समझ रहे हैं? जो हमने अपनी तरफ से पैसा जोड़ा है उस पे हमें कुछ रुपए ज़्यादा मिले हैं, तो वो उस पे जितना इंटरेस्ट मिला वो मेरा ही है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो 19% पर एनम से 4 साल का लिए तो 76%, मतलब जो मैंने पैसा एक्स्ट्रा जोड़ा उसका 76% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एक्स्ट्रा है कितना? तो 1601 में से 936 घटाओ तो 601 यहाँ से बचा, 64 यहाँ से बचा, तो 601 में 64 जोड़ूंगा तो 665 आ जाएगा। मतलब इस 76% की वैल्यू 665 आ गई। तो जो मैंने अपनी तरफ से पैसा जोड़ा था उसका 76% 665 आ गया। और मुझे आपको ये बताना है कि 100% कितना होगा। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 100% मिल जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा और 6 पंचे 23, 6 पंचे 23, तो 76% 19% है। 76 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, चलो देखते हैं। 76 से 9 छिंग 54, 8 छिंग 48, डिवाइड तो हो नहीं रहा ये। 7 छिंग 42, 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, ये 4 हाथ लगे 5, 9 7 63 और 5 68। डिवाइड हो नहीं रहा है, या तो कोई वैल्यू मिसप्रिंट है या कुछ और है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है मधुर बोरोड, मधुर ने नितिन से 4 साल के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से 7800 रुपये की राशि उधार ली है। उसने इसमें कुछ और पैसे जोड़े और इसे रोहित को 19% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल की उधार दे दिया। इस प्रक्रिया में उसे कुल 1601 रुपये लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए उसने कितनी राशि जोड़े, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले दिख रहा है कि इनका डिफरेंस यदि दिखें तो इनका डिफरेंस 1601 होगा और ये 936 है। 12 7 84 और 8 96, 84 840 और 96 कितना हो जाएगा टोटल आपका 936। तो 936 में यहाँ यदि देखें तो कितना बचेगा आपके पास 64 बचेगा और 601 यहाँ से बच रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 665 रुपये हो जाएगा। कितना होगा 665 रुपये। तो ये प्रॉफिट होगा। 76% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 19 से भाग करते हैं, 19 चौके 76, 19 तिया 57, कितना बचेगा 9 19 पंचे 95। ठीक है, चला जाएगा भाग, 4 से जाएगा 25 बार, 25 गुणित 35 हमें करना है। कितना करना है 25 गुणित 35, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 875 आंसर होगा। ठीक है, तो होपफुली समझ पाए होंगे। कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी है तो एक बार और क्वेश्चन को जल्दी से देख लो। क्वेश्चन कुछ खास तो था ही नहीं कैलकुलेशन का। क्वेश्चन में केवल इतना था कि एक जो व्यक्ति है मधुर, मधुर ने पैसा नितिन से उधार लिया और उसने दे दिया किसको? नितिन से उधार लिया और रोहित को दे दिया। तो रोहित से उसको 16% मिलना है, 19% और इसे 16% देना है। तो बीच में 3% इसे बचेगा। ये 3% किस पे बचेगा? 7800 रुपये पे। और कुछ पैसा उसने अपनी तरफ से जोड़ा। जो उसने अपनी तरफ से जोड़ा उसका सारा का सारा 19% वही रखेगा। तो ये भी 4 साल का और ये भी 4 साल का। तो ये जो है एक्स्ट्रा है ये वो है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो आपको दिख रहा था कि पहले भाई जो उसने नितिन से पैसा लिया उस पे उसको 3% के हिसाब से 4 साल में 12% बचेगा। 7800 का 12% मतलब कितना आ गया 936। टोटल प्रॉफिट कितना है 1601। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है इसको माइनस करोगे तो 665 आएगा। कि क्या आएगा 665। और ये 665 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? तो ये 19% से
4 साल का, मतलब 76% की वैल्यू होगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 76 से भाग करोगे, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 76 से भाग कर रहे हैं, 19 से भाग जा रहा है 4 बार, 19 30 97, 19 पंचे 95। तो ये 4% बराबर ये आएगा। जब 100 से 4 से भाग करोगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 100 में 25 बार भाग जाएगा ना। 4 से 100 में कितने बार भाग जाएगा, 25 बार भाग जाएगा। तो 35 गुणित 25, ये आपका आंसर आ जाएगा 875। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। A part of rupees 44,500 is lent out at 15% simple interest per 6 months. The rest of the amount is lent out at 18% per annum simple interest for after 1 year. The ratio of interest after 4 years from the time when the first amount was lent out is 10:3. Find the second part that was lent out at 18%. 44,500 रुपए के एक भाग को 6 महीने के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया है। ठीक है, कह रहा है अ पार्ट ऑफ रुपीज 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। यहाँ पर 6 मंथ नहीं होगा, फॉर 6 मंथ होगा। ठीक है, 6 महीने के लिए उधार दिया गया है। शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। पहली राशि उधार देने के समय से 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात है। तो देखो, पहली राशि मान लो आपकी x है, आपको दोनों पर सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लिखना है। पहली राशि यदि हमारी x है, दूसरी राशि हमारी y है। ठीक है, पहली राशि x है, दूसरी राशि हमारी क्या है, y है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। कह रहा है कि पहले भाग को आपने 15% से, मतलब पहले पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो कितना मिलना है, 15%। दूसरे पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो कितना मिलना है, 18%। पहले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, दूसरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। और पहले को हमने केवल 6 महीने के लिए दिया है। 6 महीने का मतलब आधा साल हुआ, तो हाफ लिख दें। पहले को हमने केवल 6 महीने के लिए दिया है और दूसरे को मतलब हाफ के लिए है, और शेष भाग को 18% के लिए दिया है। शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। पहली राशि उधार लेने के समय से 4 वर्ष बाद दोनों भाग पर प्राप्त ब्याज का अनुपात बताना है। मतलब टोटल इंटरेस्ट जो है वो 4 साल का है। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 साल बाद दिया गया। हिंदी में थोड़ा सा एक लाइन नहीं लिखी है, सुनिए, हिंदी में ध्यान से सुनिएगा कि जो शेष भाग है ना, जो आपने 18% से दिया है, उसे 1 साल बाद दिया है, उसे 1 साल बाद दिया है। शेष राशि को आपने 1 साल बाद दिया। क्वेश्चन में लिखा कि आफ्टर 1 ईयर। पहली राशि से 4 साल बाद, मतलब पहली राशि को तो आपने 6 महीने के लिए ही लगाया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली राशि को हमने 6 महीने के लिए ही लगाया है। ठीक है, शेष भाग को 18% वार्षिक साधारण ब्याज से लगाया है। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। और दूसरी राशि को उसके 1 साल बाद लगाया है। पहली राशि को तो केवल 6 मंथ के लिए लगाया, दूसरी राशि को हमने उसके 1 साल बाद लगाया है। तो इस सब को समझो, टोटल तो 4 साल हो गए। पहली राशि उधार देने के समय से 4 साल हो गए। पहली राशि आपने आज उधार दी, 6 महीने हो गए, फिर उसके 1 साल बाद आपने दूसरी राशि उधार दी, और आज से 4 साल लेने, मतलब जो दूसरी राशि है टोटल, वो दूसरी राशि आपने केवल 2.5 साल के लिए उधार दी है। कितने साल के लिए उधार दी है, 5/2 सालों के लिए उधार दी है। और इसका जो रेशियो है, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा दोनों भागों से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा, वो कितना आएगा, 10 और 3 आ रहा होगा। रेशियो आएगा 10:3। अब आप देखो, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 कट गया। 5 से भाग दे रहा है, कितने बार जाएगा, 3 बार। और 3 से ये कितने बार भाग जा रहा है, 6 बार। 3 से इसमें कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20:1। कितना आएगा, 20:1। मतलब पहला जो भाग है वो 20 यूनिट है, दूसरा भाग जो है वो 1 यूनिट है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 21 यूनिट हो जाएगा। और आपको 21 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा है कि 18% पे जो दिया वो बताओ। तो 44,500 को डिवाइड करोगे 21 से, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे आप, 18% का पूछा है। तो 18% पे मतलब हमने जो y वाला निकालना है। तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 2 बचेगा। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा टाइम का यहाँ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ जो टाइम है वो टाइम है कितना। तो 5/2 था,
वो 1 साल बाद है, 1 साल बाद है तो आप उसको 3 साल ले लेंगे। आप उसको क्या ले रहे होंगे, 3 साल ले रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपसे कह रहा है कि आपने आज पैसा उधार लिया, 1 पैसा है, ठीक है, उसको उसका कुछ हिस्सा आपने 6 मंथ के लिए लगाया, कुछ पैसा आपने 6 मंथ के लिए लगाया है, और 1 साल बाद, 1 साल बाद आपने बाकी का पैसा लगाया, और स्टार्टिंग से 4 साल बाद इंटरेस्ट दिया है। तो ये 1 साल बाद लगाया है, तो इस पे बाकी का कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के लिए मिलेगा, 2.5 साल के लिए नहीं मिलेगा। कितने साल के लिए मिलेगा, 3 साल के लिए, क्योंकि उस 6 महीने के बाद नहीं लगाया, उस स्टार्टिंग से ही 1 साल बाद लगाया, 6 महीने के बाद नहीं है, स्टार्टिंग से 1 साल के बाद है। तो आपने पहला हिस्सा एक्स लिया, दूसरा वाई लिया। पहले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15, दूसरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 18। पहला है 6 महीने के लिए, मतलब आधे साल के लिए, दूसरा है 3 साल के लिए, और इन पे जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो कितना है, 10:1 है। 2.5 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 साल ही लिखेंगे, 2.5 नहीं लिखेंगे, 10:1 आएगा। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ये 2 तो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया, ये आपका कितना हो गया, 2 नीचे आएगा, ये हो गया आपका 6। 3 से भाग जा रहा है, 3 से कितने बार भाग जा रहा है, 5 बार। 5 से कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार। 5 से कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब 2 भी नीचे आ गया है, तो 18 दूनी 36, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 72। कितना आएगा, 72। तो 73 हो जाएगा, और 73 को भाग कर रहे होंगे 5 से, 5 7 35, 6 से जाएगा तो आंसर आ जाएगा। सही है, तो एक बार अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को। ये 2 नीचे आएगा तो 18 2 36, ये हो गया। मतलब आपके पास जो एक्स और वाई का रेशियो है वो ये आ गया। तो आपको दोनों का टोटल जो है वो कितना है, 44,500। दोनों का टोटल कितना है, 44,500। ठीक है, दोनों का टोटल जो है वो 44,500 है। उसको डिवाइड करूंगा मैं 73 से, और मुझे 18% वाला चाहिए। 18% वाला मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है, तो मैं केवल और केवल क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा। तो इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो 73 से आप देख रहे हैं कि 73 से यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड हो जा रहा होगा, ये आपका 6 3 5 बार, 5 7 35, 5 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो होपफुली समझ आएगा। और इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और, मतलब हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और कोई जो डाउट है इसको मैं एक बार आपको नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में ही इसको फिर से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में ही एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये जो है ये इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या हुआ है, मिसप्रिंट हो गया। हिंदी में क्वेश्चन में ये लाइन मिसिंग है कि कितने समय के बाद इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे भी ये लाइन मिसिंग है, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है और कुछ नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट कर लेंगे। लॉजिक तो आपको समझ आ गया कि लॉजिक इसी तरीके से होना, रेशियो बस लिखना है। वो टाइम हमें क्लियर हो गया कि टाइम हमारा किस तरीके से चल रहा है, बस वही रखना है। वो टाइम का एक क्लियर नहीं है इसमें सही से, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा कि द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये आफ्टर 1 ईयर यहाँ कह तो रहा है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर स्टार्टिंग से कि कब, मतलब देखो यदि स्टार्टिंग से 1 साल बाद है तो वो 3 साल के लिए है, इस 6 महीने के 1 साल बाद है तो वो 2.5 साल के लिए है। दोनों ही केस में यदि आप देखो तो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, तो वो टाइम का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसको एक बार फिर से बता दूंगा। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, 2 बार मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप कर भी लेना। पीडीएफ में मैं क्वेश्चन सही अपलोड कर दूंगा, आप खुद से कर लेना। नहीं हो तो फिर आप पूछना, पीडीएफ में मैं क्वेश्चन सही करके अपलोड करूंगा। उसको कौन सा क्वेश्चन था हमारा 87, तो मैं उसको सही करके अपलोड करूंगा, आप उसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना। तरीका मैंने आपको बताई दिया, रेशियो आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे ए सम ऑफ रुपीज 14,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच वे दैट फर्स्ट पार्ट इज गिवन at 5% per annum and second part at 9% per annum. If the simple interest received on sum given at 5% is rupees 92.25 more than the simple interest on sum given at 8% in 1 year, find the sum lent at 8% per annum. देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 14,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहला भाग 5% प्रति वर्ष और दूसरा भाग 8% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। यदि दी गई राशि पर 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1 वर्ष में 8% की दर से दिए गए साधारण ब्याज से 92.25 रुपये अधिक है,
8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में एक तो बेसिक तरीका है, ठीक है, कि आप बेसिक इक्वेशन से बना लो। बेसिक कैसे बनाओगे मैं आपको एक बार बेसिक बता दूं। आपको कह रहा है कि सम ऑफ ₹14,000 इज लेंट एट इन 2 पार्ट्स। मान लो एक पार्ट यदि आपका x है तो दूसरा पार्ट आपका क्या होगा 14,000 माइनस एक्स। यदि एक x है तो दूसरा ये होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये दो हमारे पार्ट हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट इज गिवन एट 5%। यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें 5% मिल रहा है। यहाँ पे 5% मिल रहा है और सेकंड पे जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। सेकंड पे 8% मिल रहा है, ठीक है। और कह रहा है इन इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5%, कह रहा है 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो एक वर्ष में 8% की दर से दिए गए साधारण ब्याज से इतना ज्यादा है। मतलब ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट जो है, ये वाला इंटरेस्ट इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो 92.25 आएगा। कितना आ रहा है, 92.25। ये उससे उतना ज्यादा है। 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि आपको बतानी है तो 92.25 है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि 5 और 8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस x आएगा ना, ये प्लस x आएगा तो 8 और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x, 13/100। कितना होगा 13/100। इसको आप देखोगे ये माइनस में होगी वैल्यू, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 140 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 14 8 112, ठीक है। कितना आ जाएगा 14 8 112 और ये माइनस में आ रहा है 112 के साथ एक 0, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 112 और एक 0। बात समझ रहे हैं, ये 2 0 तो कट गए ना जब 100 को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 14 8 112, 112 और 0 आएगा और ये वैल्यू इस तरफ आके क्या होगी, ऐड हो जाएगी तो 92.25। तो इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 9 2 11 2 और 1, मतलब 1212.25 क्या होगा, 1212.25 होगा। और वो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा। अब आपसे ये पूछा कि 8% प्रतिवर्ष की दर से, तो 8% प्रतिवर्ष की दर से जो आपने राशि दी है वो राशि आपको बतानी है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो, 13 से भाग करते हैं, 13 ठीक से 13 नंबर 117, 17 और कितना बचेगा 4, 13 3 39, 42 में 3 बचेगा, 13 दूनी 26, तो कितना बचेगा 13 पंचे 65। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 9325 है। 14,000 में से x आप माइनस करोगे, किस में माइनस करोगे, 14,000 में से x माइनस कर रहे होंगे तो 4,600 बचेगा, 4,675। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन समझने में आसान है, इक्वेशन आसान हो गई, एकदम इजी है। समझ लिया आपने, इक्वेशन आसान हो गई, इक्वेशन बना के आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम और थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए रेडी हैं कि नहीं सर हम तो दिमाग लगा सकते हैं, हम नए तरीके सीखने के लिए रेडी हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से सोचना चाहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को और बढ़िया से सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे वो भी समझते हैं। ये समझ आ गया, अच्छे से इसको देख लेना। देखो एक बार, जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते, जिनको चीज़ें एकदम सीधी सीधी करनी ही पसंद है, तो आप उन पे इस पे करो, ठीक है। अब जो खतरों के खिलाड़ी बनना है, अच्छा क्वेश्चन करना है, अच्छे तरीके से करना है, कम टाइम में करना चाहते हैं, पेपर में आप चाहते हैं भले हमें घर पे कितना समय लग जाए, हम एक क्वेश्चन सीखने में आधा घंटा दे दें, लेकिन पेपर में हम कम टाइम में करें। यदि आप ऐसे मूड में हैं, आप ऐसे माइंड प्रिपरेशन में हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अब एक बार और समझो। ये इक्वेशन से मैंने आपको बता दिया, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है A sum of ₹14,000 is lent out in 2 parts in such way that first part is given at 5% per annum and second part at 8% per annum. If the simple interest received on sum given at 5% per annum is rupees this more. मुझे बताओ, एक पैसा आपने 5% से लगाया है, दूसरा पैसा आपने 8% से लगाया है,
और यहाँ आपको 92.25 रुपए ज़्यादा मिले, ठीक है। यहाँ आपको 92.25% क्या मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। तो मुझे ये बताओ, ये 92.25 जो ज़्यादा मिले हैं वो इसी की वजह से मिले होंगे ना, कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी। मान लो यहाँ आपने 500 रुपये लगाया, यहाँ आपने 600 रुपये लगाया, तो यहाँ जो 100 रुपये है उस 100 रुपये पे 5% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। बात समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ जितना प्रिंसिपल लगाया है, यहाँ प्रिंसिपल कन्फर्म है कि उससे ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा होगा ना, उस एक्स्ट्रा वाले हिस्से पे मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मेरा 92.5 है। तो मैं पहले ये सोचूं कि यहाँ पे जो मैंने प्रिंसिपल लगाया वो कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं केवल उस जो एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा पे मुझे 5% मिलेगा, उस एक्स्ट्रा पे यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से मुझे 5% मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा जो मिला ना, उस एक्स्ट्रा का 5% जो है वो 92.25 है, 92.25 है एक्स्ट्रा का। तो यहां से यदि मैं 100% निकालूंगा तो ये 100% वो पैसा आएगा कि मैंने 5% से कितना अधिक मूलधन लगाया। 5% पे जो मैंने प्रिंसिपल लगाया है ना, वो 8% पे जो प्रिंसिपल लगाया उससे कितना ज्यादा है। यहां से जब मैं 100% निकालूंगा तो ये केवल उसी की वैल्यू आएगी। तो आपको दिख रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 25। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो 5% पे जो मैंने पैसा लगाया है ना, वो 8% वाले से 1845 रुपए ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1845 रुपए ज्यादा है। लेकिन चलिए सर, ये बात तो आपने ये बता दी कि कितना ज्यादा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना है ये भी तो बताओ। तो अब कितना ज्यादा ये आ गया समझ में। अब इसके अलावा जैसे मैंने आप एक छोटा सा पॉइंट ये समझते हैं आप कि कभी भी यदि कोई दो चीजों का टोटल 50 है, कोई दो चीजों का टोटल यदि 50 है और इनका डिफरेंस यदि 10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे 10 ज्यादा है। तो इसको यदि मैं 10 दे दूं तो 50 में से 10 दे दिया तो बचा कितना? 40। उसके बाद मेरे पास जो बचता है ना, उसको हम दोनों में बराबर बराबर बांटते हैं। तो 40 को फिर दोनों को कितना दोगे? 20 और 20 दोगे। दोनों को कितना दोगे? 20 और 20 दोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 20, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 30। देखो इसके पास 10 ज्यादा है। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन यदि करनी कि एक वैल्यू के पास दूसरे से कुछ ज्यादा है, तो आपको उसको इक्वेशन नहीं बनानी होती। आपको x माइनस वाई यदि 10 है, x प्लस वाई 50 है, तो आपको पता है कि x के पास 10 रुपए ज्यादा है, तो उसको 10 रुपए दे दो। अब जो बचेगा, 50 में से 10 दे दिया, तो जो बचेगा उसको बराबर बांट दो। तो यहां पे भी वही चीज हम करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको इसे क्वेश्चन में ये तो समझ आ गया कि हमें इसे 1845 रुपए क्या करने हैं? ज्यादा देने हैं। 1845 रुपए हमें ज्यादा देने हैं। अब 1845 ज्यादा देने हैं और टोटल हमारे पास हैं कितने? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए में से 1845 हम ज्यादा दे देंगे, तो 14,000 में से 2,000 दे दो तो कितना बचेगा? 1265। कितना बचेगा? 1255। अब जो 1255 है ना, 1255 को हम दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बराबर बांटेंगे का मतलब यहां वो किस रेशियो में बटेगा ये ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, एक को 5% इंटरेस्ट मिलना है और एक को 8% इंटरेस्ट मिलना है। तो 5% और 8% को जस्ट रिवर्स रेशियो में बांटेंगे। मतलब ये बराबर बराबर कब बटेगा? मुझे ये बताओ, ये बराबर बराबर प्रिंसिपल कब होगा? ये 5% ये 8% है, और यदि ये 8 और 5 का होगा तभी तो बटेगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट यदि 5% 8% है, तो प्रिंसिपल 8 और 5 के रेशियो में बटना चाहिए। मतलब इसको मैं 13 यूनिट में बांटूंगा, और मुझे निकालना जो है, मुझे निकालना किसकी वैल्यू है? मेरे से पूछा 8% पे, तो मुझे 8% पे निकालना है। तो मैं यहां से पहले तो जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा था उसकी वैल्यू निकालूंगा 13 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? 8 यूनिट के। तो यहां से मैं डायरेक्टली आंसर निकाल पाऊंगा। 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 से भाग कर जाएगा हुआ 13 7 91, 14 13 से भाग जा रहा होगा, कितने बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, 9 बार जा रहा होगा, 13 से 9 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 9 बार भाग जाएगा, कितने आ रहा होगा? 117। कितना बचेगा? 5 2 7। ठीक है,
5 3 8 117, 5 3 8 क्या हो गया 8% और 5% से हमने डिवाइड किया है, तो उसको जस्ट रिवर्स करेंगे। कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है? 1845 है, 2000 माइनस करोगे। अच्छा, ये हमने यहाँ माइनस थोड़ा सा गलत कर दिया ना। देखो, हमने 14,000 में से माइनस करना था 1845 को, तो पहले मैंने आपसे बोला कि आप 2000 माइनस कर दो तो 12,000 बचेगा। 12,000 और यहाँ 55 बचेगा, 155, तो 12,155 बचेगा। कितना बचेगा? 12,155। इसको मैं डिवाइड करूंगा 13 से, 13 9 जा 117, 117। कितना बचेगा? 4, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 पंचे 65, तो 935 आएगा। और 935 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 55 25, 5 आएगा, 2 बचेगा, 5 तिया 15 और 2 17, 7 आएगा, 1 बचेगा, 5 नाम 45 और 1 46 हो जाएगा। तो यही आंसर आएगा। तो देखो, जब आपने बेसिक से किया था तब भी यही आंसर आ रहा था। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार मेरी फिर से सुनना। लेकिन देखो, दोनों में फ़र्क क्या है पहले ये समझो। आप जब माइंड सेट होगा, जब आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ प्रॉफिट है, तो आप समझने के लिए तैयार होंगे। पता, बेसिकली समझने की पहली क्वेश्चन बहुत बड़ा आसान था, बेसिक से करना। इसमें दिमाग लगना है, लेकिन कैलकुलेशन देखो कितना आसान है। आपको केवल ये वैल्यू इतनी ही करनी है। आपको 2 स्टेप करने, एक तो ये करना है, एक ये करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं ध्यान से फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से एक बार फिर से मेरी बात को समझिएगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है जो पहली प्रिंसिपल वैल्यू है, उस प्रिंसिपल वैल्यू पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू है उस पे मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये तो पक्की बात है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू उस प्रिंसिपल वैल्यू से क्या होगी? इक्वल होगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू उस प्रिंसिपल वैल्यू से क्या होगी? इक्वल होगी। ये तो कंफर्म है, ये तो बराबर सी बात है। यहां से मुझे दिख रहा है कि यहां मुझे 92.25 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 92.25 रुपए एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी हम समझ ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का यदि आप रेशियो लिखोगे तो आपके पास रेशियो यही आएगा। 92.25 एक्स्ट्रा मिलना है, तो वो इस 5% की वजह से मिलना है। मतलब मुझे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और मेरा जो पहला पार्ट है, जो प्रिंसिपल आपने 2 भाग किए थे ना, तो जो पहला भाग है वो दूसरे से कुछ ज़्यादा है। उस एक्स्ट्रा पे मुझे 5% मिलेगा, जो कि दूसरे पे, उस पे तो नहीं मिल रहा होगा। मान लो मेरा पहला भाग है 200, दूसरा भाग है 150, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा है, उस 50 पे जो 5% मिलेगा वो दूसरे पे थोड़ी मिल रहा होगा। तो 50 पे जो 5% मिलेगा वो दूसरे पे तो मिलेगा नहीं, तो वो 5% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस 5% की वैल्यू को यदि मैं देखूं, तो वो 5% की वैल्यू मुझे दे रखी है। क्वेश्चन में दिया है कि वो जो 5% है ना, वही 5% 92.25 है। 5% कितना है? 92.25। तो यहां से मैंने जो 100% निकाला, तो ये 100% आया कि आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो एक्स्ट्रा मुझे पता चल गया कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। 5 से डिवाइड करते होंगे, 5 बन जा 5, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 5 8 जा 40, 5 8 40, 5 चौके 20, 55 25। तो मेरा जो पहला हिस्सा है वो दूसरे हिस्से से 1845 ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जो दूसरा हिस्सा है वो 1845 ज़्यादा है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन है, अब आपके पास ये पता चल गया कि 2 हिस्सों का टोटल जो है वो 14,000 है। ये चीज़ आपको डायरेक्टली समझ आनी चाहिए। 2 हिस्सों का डिफरेंस जो है वो 1845 है। कितना है? 1845। 2 हिस्सों का टोटल 14,000 है, 2 हिस्सों का डिफरेंस कितना है? 1845 है। कितना है? 1845 है। तो मतलब इसके पास, हमारे पास 1845 ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए? 1845। तो 14,000 में से 1845 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12,155। अब 12,155 को हम दोनों को बांटेंगे। अब दोनों को क्या बांटेंगे? बराबर बराबर। लेकिन यहाँ उस बात को समझो कि बराबर बराबर तो बांटोगे, लेकिन आपको पता है कि दोनों पे रेट अलग अलग है। दोनों पे रेट क्या है? अलग अलग। मतलब 12,000 जो 155 बचा ना, 12,155 को ऐसा नहीं कर देंगे सीधा सीधा हम मतलब बीच में से आधा कर दें, ऐसा नहीं होगा। 12,155 को हमें ये भी तो ध्यान रखना कि एक पे 5% मिल रहा है,
बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में मुझे एक हिस्से पे 5% मिल रहा है, ठीक है, एक हिस्से पे मुझे 5% मिल रहा है और एक हिस्से पे मुझे 8% मिल रहा है। एक पे 5% मिल रहा है और एक पे कितना मिल रहा है? 8% मिल रहा है। चलिए ठीक है, भांजा है वो आ जाता है बीच में, ठीक है, कभी तो बातचीत करने लगता है और अभी दीदी आई हुई हैं तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। घर पे ही है ना अभी, तो सारा रिकॉर्डिंग वगैरह सब घर से ही है। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 12,155 रुपये जो हैं, 12,155 रुपये जो पहले हिस्से पे दूसरे हिस्से से ज़्यादा है। क्या बोल दिया मैंने? 12,155 रुपये को और बांटना है। अब बस वो ये ध्यान रखना कि वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना, एक पे 5% और दूसरे पे 8% है, तो इसका रेशियो 5 और 8 है। जो प्रिंसिपल होगा वो जस्ट रिवर्स होगा, तभी तो ओवरऑल वो इक्वल बटेगा, ठीक है। यदि ये 5-8 है तो प्रिंसिपल जस्ट रिवर्स होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? जस्ट रिवर्स होना चाहिए। प्रिंसिपल जस्ट रिवर्स होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल जो है वो आपका किस रेशियो में होगा? 8 और 5 के रेशियो में होगा। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो 8-5 के। बात समझ रहे हैं ना? देखो क्या है कि दोनों पे जो एक्स्ट्रा देना था वो एक्स्ट्रा तो हम दे ही चुके। क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज हम एक्स्ट्रा दे ही चुके। अब बाकी का साधारण ब्याज यदि इक्वल है, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई अभी मैंने समझाया था कि अब सिंपल इंटरेस्ट यदि इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है P1R1 T/100, P2R2 T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि इक्वल है, टाइम दोनों का समान है, T कट गया, P1/P2 बराबर आएगा R2/R1 के। मतलब प्रिंसिपल का रेशियो रेट के रेशियो का क्या होगा? जस्ट उल्टा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। देखो पहले जो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था वो जितने रुपए पे मिल रहा था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दोनों पे बराबर होगा। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा तो प्रिंसिपल का रेशियो रेट के रेशियो का जस्ट उल्टा होना है। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि मेरी जो रेट का रेशियो है वो यदि 5-8 है, मैं नीचे ही लिखता हूं इसको प्रॉपर तरीके से, रेट का रेशियो यदि 5 और 8 है तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? 8 और 5 होगा। क्या होगा? 8 और 5 होगा। तो आशा करते हैं कि अभी आप बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा उसके पास पहुंच रहे होंगे। हमें साधारण ब्याज मिला, एक से साधारण ब्याज दूसरे से साधारण ब्याज से इतने रुपए ज्यादा है, तो भाई जितने रुपए ज्यादा है उसको अलग करने के बाद बाकी का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर बटेगा। बाकी का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या बटेगा? बराबर बटेगा। तो साधारण ब्याज यदि बराबर है तो उसका मतलब प्रिंसिपल का रेशियो रेट के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा, जो अभी मैं समझाया था। अच्छा, इस बात को मैं पहले ही समझा चुका हूं। मैं बोल रहा था कि आगे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ऐड किया है। देखो यहाँ पे मैंने इस बात को समझाया था। बस वहां क्या था कि प्रिंसिपल सेम था, यहाँ क्या है? टाइम सेम है। तो वहां रेट और टाइम एक जस्ट उल्टे थे, यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट जस्ट उल्टे होंगे। तो अब आपको आ गया। तो आपको ये जो रेशियो बता रहा है ये प्रिंसिपल में 8 यूनिट बता रहा है, ये उसको मिलेंगी जो हमने 5% रेट से लगाए हैं। 5 यूनिट उसको मिलेंगी जो हमने 8% रेट से लगाए हैं। अब हमें 8% रेट वाले का बताना है। 5, यदि मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपने 5% पे कितना लगाया, तो आपका जो ये पैसा है ना, इसको आप इस 13 यूनिट में बांटोगे। किसमें बांटोगे? 13 यूनिट में। और आपको यदि 5% रेट वाले का हिस्सा निकालना है तो आप 8 यूनिट निकालोगे और उसमें आप ये रुपए भी जोड़ोगे, क्योंकि 5% वाले को ये रुपए ज्यादा मिले हैं। लेकिन मुझे 5% वाले की बस वैल्यू निकालनी है, तो मैं 13 से डिवाइड करूंगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यही मेरा डायरेक्टली आंसर होगा। यही डायरेक्टली आंसर होगा। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 के 78, 13 13 4, 13 नम्मा 117, 39 या 117, कितना बचेगा? 4, 13 3 39, 13 5 65, 935 को 5 से गुना करोगे तो 900 का 5 गुना 4500, 45 का 5 गुना जो आ रहा होगा वो कितना आ जा रहा होगा? तो उसको आप जोड़ोगे तो 4675, ठीक है। 35 का 5 गुना करना है तो 175 और 4500, तो वो आपका आंसर बनेगा।
अब एक बार अच्छे से सोच लो, 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को सोचो, फिर इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। जब आपको वो समझ आ जाए ना, तब आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। जब वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, अब इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को उनको समझ के आके फिर खुद से एक बार ट्राई करेंगे, फिर करेंगे। A sum of rupees 10,000 is lent out in 2 parts in such way that first part at 5% per annum and second part at 6% per annum. If the simple interest received on sum given at 5% is rupees 76.50 more than the simple interest on sum given at 6% in 1 year. Find the sum lent at 6%. यहाँ भी वही है, 10,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5% दूसरे को 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 अधिक है। तो बताइए कि 6% पे कितना दिया गया। देखो मैं फिर से दोनों से बता रहा हूँ, जिसको इक्वेशन से करना है वो क्या करेगा कि एक हिस्सा हमारा x है, दूसरा हिस्सा हमारा क्या है 10,000 माइनस x है। इस पे जो है वो कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 5%, और दूसरे पे कितना मिल रहा है 6%। और इसका डिफरेंस कितना है 76.50। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको इक्वेशन आपको मैंने बता दी, आप कैलकुलेट करोगे आंसर मिल जाएगा। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। मुझे ये पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5% पर जो इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5% इज दिस मोर देन, 5% पे जो जब मिला है वो दूसरे से ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा किसकी वजह से, 5% की वजह से है, ठीक है। मतलब जो पहला वाला प्रिंसिपल है, पहला वाला जो हिस्सा है, पहला वाला जो मूलधन है वो दूसरे वाले से कुछ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उस पर 5% मिलेगा, और उसका 5% है 76.50। यहाँ से मैं जो 100% निकालूंगा तो ये 100% आएगा कि पहले वाले हिस्से पे कितना ज़्यादा मिला। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से एक बार डिवाइड होगा, 2 बचेगा, 5 बार डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 3 बार डिवाइड होगा। मतलब पहले वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से से 1530 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1530 ज़्यादा है। अब देखो हमें एक को दूसरे से इतने रुपए ज़्यादा साधारण ब्याज देना था, तो आपके पास टोटल कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा। जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसमें से एक को कुछ ज़्यादा देना है, तो एक को जितना ज़्यादा देना है मैं दे चुका हूँ। तो अब मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट बचा, उस सिंपल इंटरेस्ट को मैं दोनों को बराबर बराबर बांटूंगा। और सिंपल इंटरेस्ट यदि बराबर हैं, टाइम दोनों का कॉमन है, तो प्रिंसिपल का रेशियो रेट का रेशियो जस्ट इनवर्स होगा। तो यहाँ से मुझे दर का रेशियो पता है, रेट का रेशियो कितना है मेरा 5 और 6 है, तो प्रिंसिपल का रेशियो मेरा कितना होगा 6 और 5 होगा। प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा 6 और 5। तो ये जो 6 यूनिट हैं ये हमने 5% दर से लगाई हैं, 5 यूनिट हैं ये हमने 6% से दर से लगाई हैं। अब हमें बताना है कि 6% से कितना लगाया, मतलब मुझे इस 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 10,000 में से 15,030 को माइनस 1530 को माइनस करोगे तो 10,000 में से पहले तो आप 2,000 माइनस कर दो, तो 8,000 बचेगा। 8,470 8,470 इसमें आपको ये 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और डिवाइड किससे करोगे आप 11 से। डिवाइड किससे करोगे आप 11 से डिवाइड करोगे। 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, डिवाइड करोगे 11 से। 11 से कितने बार डिवाइड होगा 7 बार डिवाइड होगा। 11 7 77, कितना बचेगा 7, फिर 7 बार डिवाइड हो रहा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, 5 7 35, कितना आ जा रहा होगा 3,850। मतलब जो आपने 6% रेट से लगाया है वो 3,850 होगा, और बाकी का जो सारा पैसा है वो आपने किस रेट से लगाया होगा 5% से। अब मान लो इसमें आपसे 5% से पूछा होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करते 6 से, और जो वैल्यू आती फिर हम उसमें 1530 भी ऐड करते, ये ध्यान रखना। या फिर 3850 को टोटल में से माइनस कर दोगे तो होगा। तो उम्मीद है कि अभी आप समझ पाए हैं। और ये सेकंड मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा करनी है, इसको सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इसको दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसलिए ये सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा सकता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव नहीं है। इससे पेपर में चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे। 89 क्वेश्चन हमारा हो गया। 90th क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। कह रहा अंकित बोरोड 6,000 rupees from bank and returned rupees 2,000 after 6 years. After 10 years from starting he returned rupees 5,300 and settled his account. What was the rate of interest? अब देखो यहाँ पे क्या है,
इंस्टॉलमेंट में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जब हो जाएगा तो मैं फिर दोनों पे सेपरेटली इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा एक लॉजिक है अभी जो समझिएगा। कह रहा है कि अंकित ने 6,000 रुपये बैंक से उधार लिए, ठीक है, और फिर आपको बोला गया कि 6 साल बाद उसने 2,000 रुपये लौटा दिए। देखो आप यहाँ बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, 6 साल बाद उसने 2,000 रुपये लौटाए। तो बस मुझे एक इतनी सी बात आप समझिएगा कि साधारण ब्याज में यदि हम बीच में कुछ पैसा लौटा रहे हैं तो मूलधन लौटाएंगे, प्रिंसिपल लौटाएंगे। मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 6,000 रुपये जो इसमें ब्याज लगेगा, मतलब बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर 6 साल में इस पर कुछ ब्याज भी तो लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा। मान लो ये ब्याज के साथ 7,000 हो गया, सपोज ये ब्याज के साथ 7,000 हो गया, तो ये 2,000 रुपये 7,000 में से कम होंगे? नहीं, ये 2,000 रुपये जो कम होंगे, ये 2,000 रुपये कम होंगे आपके 6,000 में से। 2,000 जो कम होंगे वो आपके 6,000 में से 2,000 कम हो रहे होंगे, ठीक है। किस में से कम होंगे? 6,000 में से 2,000 रुपये आपके कम हो रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि जो 6,000 रुपये है, 2,000 रुपये जो हैं 6,000 रुपये में से कम होंगे। 2,000 रुपये जो हैं वो 6,000 रुपये में से कम होंगे। ये तुम डिस्टर्ब कर रहे हो यार बार बार, है ना, ठीक है। तो क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, चलो तो देखते हैं, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। को यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6,000 रुपीज़ जो है, आराम से नहीं बोलना नहीं है, ठीक है, चलो तो देखते हैं। सॉरी, ठीक है, चलो कोई नहीं, चलता है, अभी शांत रहना है आपको। देखते हैं क्वेश्चन 6,000 में से 2,000 रुपये लौटा देगा। तो यहाँ जो बीच में लौटा रहा है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू लौटाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लौटाएगा, क्योंकि यदि इंटरेस्ट लौटा दिया तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो 6,000 रुपये उधार लिए, 2,000 रुपये लौटा दिए। 2,000 रुपये लौटा दिए, शुरू करने के 10 साल बाद उन्होंने 5300 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। कर्ज से मुक्त हो जाता मतलब यदि टोटल यदि देखें तो उसने बीच में 2,000 रुपये लौटाए थे, फिर उसने 5,300 रुपीज लौटाए, तो टोटल उसने 7,300 रुपीज लौटाए हैं। टोटल कितने लौटाए हैं उसने? 7,300 रुपीज लौटाए हैं, जबकि उसने लिए कितने थे? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये लौटाया था और 7,300 रुपीज लौटाया था, मतलब उसने एज आ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो दिया, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? 1,300 दिया। ये बात समझ रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो दिया, इंटरेस्ट 1,300 दिया। इस बहुत सिंपल सी बात है, एकदम समझिएगा। बस एक छोटा सा पॉइंट ये समझ लो कि जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को जब क्लास में पढ़ाते हैं कि सर जब बीच में 2,000 रुपये लौटाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लौटाएंगे क्या? नहीं। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में दिया जाता है। ऐसा नहीं होता, मान लो कि मैं आज आपसे 500 रुपये उधार लेके गया, ठीक है, 10% रेट से, 1 साल बाद में आया आपके पास, तो 1 साल बाद तो इस पे 500 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50 रुपये। तो टोटल 500 रुपये मैंने उधार लिया था, 50 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब मैं आया 1 साल बाद, मैंने बोला कि मेरे पास अभी 200 रुपये हैं, आप 200 रुपये ले लो, बाकी की मैं आपको 1 साल बाद दे दूंगा। अब आप 500 रुपये प्रिंसिपल था, 50 रुपये इंटरेस्ट है, टोटल तो 550 रुपये हैं। आप यदि ये कहते हो कि आप मुझे 550 रुपये में से 200 रुपये कम कर दो, तो फिर तो मेरे ऊपर 350 रुपये बचे, मतलब मुझे यहाँ ब्याज पे ब्याज लगेगा। अगले 1 साल में मुझे 350 रुपये पे यदि इंटरेस्ट देना पड़ा तो मुझे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ गया, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो मेरा यहाँ होगा क्या कि जब मैं ये 200 रुपये लौटाऊंगा ना, तो आप बोलोगे ठीक है आपको मैंने 500 रुपये दिए थे, 200 रुपये आपने लौटा दिए, अब बचे कितने? 300 रुपये। अब आपको 300 रुपये पे इंटरेस्ट देना होगा। अब मान लो मैं 1 साल बाद आया, तो 1 साल बाद 300 रुपये का इंटरेस्ट कितना हुआ? 30 रुपये। अब जब मैं 1 साल बाद आया, मैंने कहा मैं आपका सारा पैसा लौटा रहा हूं, तो 1 साल बाद मैं ये 300 रुपये लौटाऊंगा, ये 30 रुपये लौटाऊंगा,
और ये 50 रुपए भी लौटाऊंगा। मतलब टोटल फिर मैं जब 1 साल बाद आपको लौटाऊंगा ना, तो मैं आपको टोटल 380 रुपए लौटाऊंगा। तो बीच में यदि मैंने कोई पैसा लौटाया है तो वो प्रिंसिपल में से कम होगा, मूलधन में से उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, ना कि उसकी वैल्यू हमारी इंटरेस्ट में से कम होगी। ये ध्यान रखना है। और दूसरी एक छोटी सी बात आप ये समझो कि जो पैसा जितने टाइम पीरियड तक मेरे पास रहेगा उस पे मुझे उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। जो पैसा जितने टाइम पीरियड तक मेरे पास है उस पे मुझे उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। तो यदि मैंने 500 रुपए उधार लिए और 1 साल बाद मैंने 200 रुपए लौटा दिए, तो भाई आगे के 1 साल पे 500 पे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, आगे के 1 साल पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 300 पे ही लगेगा। तो यहां पे भी क्वेश्चन हुआ, आप स्टार्टिंग में 6000 रुपए उधार ले गए, आपने 6 साल बाद इसमें से 2000 रुपए लौटा दिए। तो स्टार्टिंग का जो 6 साल था ना, स्टार्टिंग के 6 ईयर तक, शुरुआत के 6 साल में 6000 पे इंटरेस्ट लगेगा, स्टार्टिंग के 6 साल में 6000 पे इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद इंटरेस्ट मुझे लगेगा 4000 रुपए पर। तो स्टार्टिंग के 6 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6000 पर लगेगा और उसके बाद मुझे लगेगा 4000 पर लगेगा। तो स्टार्टिंग के 6 साल तक रेट मुझे बतानी है, रेट तो पता नहीं है। मान लो मेरी रेट है आर, तो स्टार्टिंग के 6 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, 6R%। 6R% 6000 का, तो 6000 का 6R% निकालूंगा तो बटे में 100 आएगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे। 60 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 360 और 60, और रेट मेरी आर यदि लिखी है तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 360R। मतलब जो 6000 पे 6 साल का इंटरेस्ट मिला वो 360R है। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे किस पे मिलेगा, 4000 पे। और 4000 पे 6 साल के बाद 10 साल बाद, और शुरू करने के 10 साल बाद ना, सॉरी, शुरू से 10 साल, तो 6 साल तो हो गए, तो 4 साल और, मतलब बाकी जो 4000 है उस 4000 पे 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। 4000 पे 4 साल तक, तो 4000 पे 4 साल तक, तो R% से 4R%, 4R इंटू 40, तो कितना आ जाएगा, 160R। और ये जो मिला के इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट मेरा कितना आया था, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इंटरेस्ट आया मेरा 1300, क्योंकि मैंने टोटल आपको 7300 रुपीज लौटाए हैं। इसको जब ऐड कर रहे होंगे तो इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको रेट मिल जाएगी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, रेट मिल जा रही होगी, रेट आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको ऐड करते हैं तो 360 और 60 तो 400 हो गया, 520, तो 1300 को भाग करेंगे 520 से तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52, ये 10 आ रहा है। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा जो फाइनली आंसर होगा। तो होपफुली समझ रहे हैं, मैं एक बार जल्दी से लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ऐसा नहीं है लंबा है, बहुत आसान है, मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। आपको पहले 6000 रुपये पे R% से इंटरेस्ट मिला, R% से मैं नीचे चाहूँ तो इसमें 100 भी लिख सकता हूँ। R% से मुझे इंटरेस्ट मिला और कितने समय तक मिला, 6 साल तक। फिर मुझे किस पे मिला, 4000 पे मिला, और इस पे भी R% से मिला, और इस पे भी कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक। और टोटल जो मिला है, टोटल मुझे कितना मिला है, 5300 रुपये यहाँ लौटाए, 2000 रुपये यहाँ लौटाए, तो 1300 रुपये मुझे मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं, 1300 रुपये मिले हैं। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल जा रही होगी। तो मैंने यहाँ इसलिए ये डायरेक्टली लिख दिया था कि 360R और ये 16, तो डायरेक्टली ही तो लिख दिया था। 36 और 16 डायरेक्टली लिख दिया था, तो उसको जोड़ रहे होंगे तो 52, 520R होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 को भाग करूँगा 520 से, 1300 को भाग करूँगा 520 से, तो 13 एकम 10 बार, 4 बार, 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5% आ रहा होगा। तो होपफुली अभी समझ पाए होंगे, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। बाकी इंस्टॉलमेंट में हम और अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लॉजिक वैसा ही कुछ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इज ₹3130 इफ द प्रिंसिपल बिकम ऊपर दिख नहीं रहा, चलो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 10 आफ्टर 10 ईयर। किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतने हैं, यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा।
अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका प्रिंसिपल जिस रेशियो में बढ़ेगा इंटरेस्ट उसी रेशियो में बढ़ता है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, मैं आपको बोलूं मान लो प्रिंसिपल है 500 रुपए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% से 500 का 10% यदि निकालोगे तो 10% से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 500 का 10% यदि निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे 50 रुपये मिलेगा। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 2 गुना हो गया, मतलब अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। अब मैं 1000 का 10% निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। तो पहले मुझे 50 रुपये मिल रहा था, अब मुझे 100 रुपये मिल रहा है, तो मुझे देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2 गुना। तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू यदि डबल होगी तो इंटरेस्ट भी मेरा डबल होगा। यदि प्रिंसिपल वैल्यू डबल है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? डबल होगा। तो जिस रेशियो में आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है ना, इंटरेस्ट भी आपका उसी रेशियो में बढ़ रहा होगा जिस रेशियो में आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज ये दिया हुआ है, यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना होगा ना तो इंटरेस्ट भी 5 गुना ही हो जाएगा। इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। तो आपको 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज बताना है, लेकिन ये 5 प्रिंसिपल जो है 5 टाइम्स जो हो रहा है ये कब हो रहा है? 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद 5 गुना हो रहा है। स्टार्टिंग के 5 साल में कोई चेंज नहीं है, तो स्टार्टिंग के 5 साल का इंटरेस्ट भी कोई चेंज नहीं होगा। तो 10 साल का इंटरेस्ट यदि ये है तो 5 साल का ये होगा। 10 साल का इंटरेस्ट ये है तो 5 साल का ये होगा। 10 से भाग करूंगा, 5 से गुणा करूंगा, तो स्टार्टिंग के 5 साल का इंटरेस्ट तो यही रहेगा। स्टार्टिंग के 5 साल में इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है। आगे के 5 साल का जो इंटरेस्ट है, आगे के 5 साल का इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो देखो 1 साल का इंटरेस्ट तो 10 साल का यदि 3130 है तो 1 साल का तो 313 ही है। 1 साल का कितना है? 313 है, ठीक है। और आगे के 5 साल तो 5 साल का तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 5 गुना होगा, और ये कितना होगा? 5 गुना होगा। तो फाइनली ये आएगा। तो यदि इसको मैं देखूं तो 313 और 5 तो कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ 1 और 5 बचेगा, मतलब 6। तो 6 पंचे 30, 30 को मल्टीप्लाई करना है तो 0 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना बचेगा? 9390। होपफुली मेरी बात समझ रहे होंगे कि प्रिंसिपल मान लो 2 गुना हुआ तो इंटरेस्ट 2 गुना हो जाएगा। यदि 3 गुना हुआ, मतलब कभी क्वेश्चन में लिखा है, कभी क्वेश्चन में यदि लिखा आ जाए कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए है, यदि प्रिंसिपल डबल हो जाए तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप सीधा कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा? 600 होगा। यदि प्रिंसिपल 4 गुना हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना, कभी ऐसा क्वेश्चन में रेट में भी लिखा है कि यदि रेट डबल हो गई, मान लो किसी रेट से इंटरेस्ट आया और रेट डबल हो जाती तो इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, रेट आधी हो जाती तो इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। ये रेशियो वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, तो यहाँ वही लॉजिक था। होपफुली समझ पाए होंगे, क्वेश्चन में इतना होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है यदि 12 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है तो कितने समय में 4000 रुपये 5% की दर से 84 रुपये हो जाएगा? इफ SI is added to the sum after 12 year, then in how much time 4000 will become this? तो देखो आपने पहले तो 4000 रुपये लगाए, 4000 रुपये पे 12% का इंटरेस्ट तो निकालो। तो 4000 रुपये पे 12 साल का, 12 साल का इंटरेस्ट किस रेट से? 5% से। तो 12 साल का 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60% इंटरेस्ट बनेगा। 12 साल का 60% इंटरेस्ट बनेगा, 60% इसका, तो इसका 60% निकालोगे तो 6 चौके 24, 2400 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2400 रुपये। 12 साल का 5% से 2400 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, और इस इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो 6400 रुपये हो गया। कितना हो गया? 6400 रुपये हो गया। बात समझ रहे हैं? 12 साल में 5% इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट बना 2400 रुपये, तो मैंने इसको जोड़ दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या कर देते हैं कि मूलधन में जोड़ देते हैं साधारण ब्याज को। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6400 पे मिलेगा। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 6400 पे, क्योंकि आपने अपना प्रिंसिपल जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 6400 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6400 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलना तो 5% से ही है, मिलना तो 5% से ही है। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 8400 कब तक हो जाएगा? 8400 कब तक हो जाएगा? तो मुझे ये बताओ, 64 से 8400,
मतलब कितना इंटरेस्ट बनेगा 2000, कितना इंटरेस्ट बनेगा 2000। अब आप ये तो खुद से ही सोच सकते हैं कि भैया अगले 12 साल तो नहीं होंगे। क्यों? पहले 12 साल में 4000 पे 2400 मिला, अब तो केवल 2000 रुपये इंटरेस्ट ही चाहिए, तो 12 साल तो होंगे नहीं, कुछ कम टाइम ही होगा। अब कितना कम टाइम होगा वो निकालना है। तो देखो आपको मिल कितना रहा है 5%। किस पे मिल रहा है? 6400 का। 6400 का 5% निकालोगे तो 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 2 32, मतलब आपको 320 रुपये मिलेगा एक साल में, 320 रुपये। और टोटल कितना चाहिए है? 2000। अब आपको यदि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मुझे फिर से बताने पड़े कि एक साल का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इसको भाग कर लेते हैं। 4 से भाग जा रहा होगा, 8 से भाग चला जाएगा, 8 से कितने बार भाग जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 8 चौके 32, तो 4 छिंग 24, 24 से ही 1/4 साल आएगा, 24 से ही 6 से ही 1/4 साल आएगा। तो 12 साल ये हो गए थे, 6 साल ये, तो 18 साल। कितना होगा? 18 ईयर। 1/4 साल का मतलब 3 महीने हो गए, 1/4 साल का मतलब 3 महीने हो गए। ठीक है, तो पहले आपने जो 4000 लगाए उस पे 12 साल का 5% से 2400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बना, तो मेरे पास हो गया टोटल 6400 रुपये। इस 6400 पे फिर 5% मिलेगा, 6400 पे फिर क्या मिलेगा? मुझे 5% मिलेगा, लेकिन अब मुझे टोटल इंटरेस्ट चाहिए 2000 रुपये। तो कितने सालों में मिलेगा वो हमने कैलकुलेट किया है। 92 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93। कह रहा है एक व्यक्ति की निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि का निवेश करता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यदि साधारण ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है तो राशि 44,000 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% है तो राशि 22,400 रुपये हो जाती है। राशि का पता लगाओ। अब ये करो यार एक बार खुद से, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बार तो करो। कह रहा है एक व्यक्ति, अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक व्यक्ति ने एक निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि का निवेश किया। तो आप बताओ मुझे दोनों ही केस में आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू और टाइम इक्वल रहेंगे। यदि साधारण ब्याज की दर 15% है तो राशि इतनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर 6% है तो राशि इतनी हो जाती है। तो मुझे ये बताओ दोनों ही केस में रेट बदल रही है लेकिन प्रिंसिपल और टाइम तो नहीं बदल रहा, प्रिंसिपल और टाइम सेम है। तो अब मुझे लिख के समझाने की जरूरत नहीं है कि यदि प्रिंसिपल और टाइम मेरा सेम है तो जो रेट का रेशियो होगा वही इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो रेट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 15 और 6, तो 3 से भाग कर रहे होंगे 5 और 2, तो मेरा इंटरेस्ट का रेशियो भी 5 और 2 ही आएगा। इंटरेस्ट का रेशियो कितना आएगा? 5 और 2 ही आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, इंटरेस्ट का रेशियो भी यही आ गया। पहले अमाउंट कितना था? 44,000। अब अमाउंट कितना है? 22,400। तो यहां देखो दोनों कंडीशन में इंटरेस्ट का यदि मिश्रधन में कोई डिफरेंस है तो मिश्रधन में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट की वजह से ही तो आएगा। तो यहां यदि देखें तो दोनों में जो डिफरेंस है 44,000 और 22,000 में, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 21,600। टोटल इसमें डिफरेंस कितना है? 21,600। 21,600 डिफरेंस जो है वो रेट के कारण है, और यहाँ रेट में इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? 3। मतलब जो 21,600 है ना वो 3 यूनिट की वैल्यू है। तो यहां से यदि मैं निकालूं तो 1 यूनिट की वैल्यू 7200 आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14,400, और 2 यूनिट की वैल्यू 14,400 आ गई। मतलब जब आपने 6% से लगाया तो 6% से आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 14,400। ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट था। अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 22 में से 14 घटाना है तो कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। अभी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मतलब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें उस खास कुछ बताने का है नहीं। फिर भी चलो आप कह रहे हैं तो एक बार और समझा देते हैं। देखो आपने हुआ क्या है कि आपको दोनों केस में दिख रहा है कि प्रिंसिपल और रेट समान है, प्रिंसिपल टाइम इक्वल है। तो आपको पता है कि मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ PRT ये होता है। अब आपको दिख रहा है कि प्रिंसिपल टाइम इक्वल है, तो जो रेट का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? इंटरेस्ट का रेशियो होगा, जो रेट का रेशियो है। तो आपने बोला कि पहले पे रेट कितनी है? 15, दूसरे पे रेट कितनी है? 6, तो रेट इंटरेस्ट का रेशियो 5 और 3 आ गया। मतलब जब हमने 15%
इंटरेस्ट रेट रखी है तो हमें 5 यूनिट इंटरेस्ट मिला, यहाँ 3 यूनिट इंटरेस्ट मिला, तो 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? इंटरेस्ट में डिफरेंस है 3 यूनिट का, और इंटरेस्ट के डिफरेंस के कारण अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो पहले जब आपने लगाया था तो राशि आपकी इतने रुपए हो गई थी, बाद में राशि आपकी इतने रुपए हुई, तो आपको दिख रहा है कि ये वाली राशि इससे कुछ कम है, क्योंकि यहां पे कुछ कम इंटरेस्ट मिला होगा। कितनी कम है? तो इसमें से 44 में से 22 माइनस करोगे तो 21,600 कम है। 21,600 जो है वो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो कि 3 यूनिट है। और यहां से मैं यदि किसी भी एक इंटरेस्ट को निकाल के अमाउंट में से माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और प्रिंसिपल ही तो आपको फाइंड करना है। तो किसी भी एक इंटरेस्ट को निकाल दो। आप चाहो तो 5 यूनिट निकाल सकते हो, चाहो तो 2 यूनिट निकाल सकते हो। 5 यूनिट निकालोगे तो उसको 44,000 में से माइनस करना, 2 यूनिट निकालोगे तो उसको 22,400 में से माइनस करना। तो हमने 2 यूनिट ही निकाल दिया। कितना आ रहा है? 14,400, और इसको मैं माइनस करूंगा 22,400 में से। 14,400 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां से पता चल जा रहा होगा कि मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 8,000 है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 8,000 है। तो होपफुली समझ गए होंगे, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर is rupees 3,200. What is the simple interest if the initial principal amount is increased by 12%, 15%, 20% respectively after every 5 year? देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपका इनिशियल प्रिंसिपल मूलधन जितना बढ़ेगा इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। मूलधन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इंटरेस्ट उतना बढ़ाओगे। यदि देखो अभी मैंने आपको समझाया, मान लो आपके पास 600 रुपये हैं, 600 रुपये का 10% कितना होगा? 60। यदि मैं इसे 20% बढ़ा दूं तो ये 720 होगा। अब मैं 10% निकालूंगा तो 72 आएगा। तो ध्यान से देखो, ये भी तो 20% ही बढ़ गया। तो मैं प्रिंसिपल को जितना परसेंट बढ़ाऊंगा ना, इंटरेस्ट मेरा उतना परसेंट ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में साधारण ब्याज 3200 है। 20 वर्षों में साधारण ब्याज 3200 है। यदि इनिशियल प्रिंसिपल हर 5 सालों में बढ़ता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो 20 सालों में साधारण ब्याज है 3200, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 20 से डिवाइड करोगे और 5 साल का निकालोगे। तो स्टार्टिंग के 5 ईयर का यदि हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो स्टार्टिंग के 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ रहा होगा? इसको जब आप भाग करोगे आपको दिख रहा है कि 20 साल का है और 5 साल का निकालना है, इसका मतलब 800 हो जाएगा। अगले 5 सालों का फिर 800 होना चाहिए, अगले 5 सालों का फिर 800 होना चाहिए, अगले 5 सालों का फिर 800 होना चाहिए। तो ये 800 800 800 टोटल 3200 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 12%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है मूलधन में। तो स्टार्टिंग के 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो यही रहेगा, लेकिन अगले 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12% बढ़ जाएगा। इस बात को मान लो, 12% बढ़ेगा तो इसका 12% मतलब 96 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 96 रुपये। अगले 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 15% बढ़ जाएगा। 15% किसका? इसका 15% मतलब 120 रुपये बढ़ जाएगा। 120 रुपये बढ़ जाएगा। और अगले 5 साल का 20% बढ़ जाएगा। 20% मतलब 160 रुपये। तो अब मेरा जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो ये होगा। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 800 800 800 800 3200 3200 तो हो गया। 3200 तो यहीं से आ गया। 120 और 160 यदि ऐड करूंगा तो 280 आ गया। 280 में तो 100 ये जोड़ूंगा तो 380, 4 कम कर दूंगा तो 376। 376 वो आएगा, 3200 ये है। तो 3200 में तो 376 मुझे जोड़ना है, तो 3576 3576 होगा। अब इसको कर लेना, खुद से सोच लेना।